सो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड शेयर कैपिटल पे सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल वर्किंग होती है वो आज से चालू होगी। जो प्रीवियस अपने दो लेक्चर्स हैं वो दैट इज थेरेटिकल पार्ट एंड कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे प्रेजेंट हो वो वहां पे सीखा। तो आज का जो फंडा है वो है इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स का इश्यू किस तरीके से हो सकता है? इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी हैव द टू ऑप्शंस। कंपनी हैव टू ऑप्शंस कि शेयर इश्यू कर सकती है। नंबर वन, दैट इज इश्यू पब्लिक में किया जाए। इश्यू पब्लिक में किया जाए, जनरल पब्लिक में किया जाए, दैट इज कॉल्ड पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स। पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स। एंड नंबर टू, दैट इज कंपनी नहीं चाहती कि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो, तो कंपनी ने किया है प्राइवेट प्लेसमेंट। दैट इज जो जान पहचान के लोग हैं उनको ही शेयर्स दिए जाएंगे। देयर आर द टू कॉन्सेप्ट्स, नंबर वन पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स और नंबर टू प्राइवेट प्लेसमेंट। एक चीज आती है कि जब भी कंपनी शेयर्स फर्स्ट टाइम इश्यू करेगी, कंपनी शेयर्स अगर फर्स्ट टाइम इश्यू करती है उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर दैट इज कॉल्ड आईपीओ। दैट इज कॉल्ड आईपीओ। आईपीओ का मतलब क्या हो गया? कंपनी अगर फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर दे रही है, शेयर्स इश्यू कर रही है फर्स्ट टाइम, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम कंपनी इश्यू करती है दैट इज कॉल्ड एफपीओ। दैट इज कॉल्ड फर्दर पब्लिक ऑफर। सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम रहता है तब। अगर फर्स्ट टाइम रहेगा तो इनिशियल पब्लिक ऑफर और बाद में करेगी तो उसको बोलते हैं एफपीओ। नेक्स्ट आता है कंपनी जब भी शेयर्स इश्यू करेगी, कंपनी जब भी शेयर्स इश्यू करेगी तो कंपनी के पास में दो चीजें होती है। कंपनी के पास में दो चीजें होती है, दो ऑप्शंस होता है कंपनी क्यों इश्यू कर रही है शेयर्स। कंपनी क्यों इश्यू कर रही है शेयर्स? तो शेयर्स इश्यूड फॉर द टू पर्पस। नंबर वन, फॉर कैश कंसिडरेशन। फॉर कैश कंसिडरेशन मतलब पैसे मिलेंगे। एंड नंबर टू, अदर देन कैश। अदर देन कैश कंसिडरेशन। एक केस में कंपनी पैसे लेगी और दूसरे केस में पैसे नहीं लेगी। तो सर कंपनी क्या फ्री में दे रही है क्या? नहीं। अदर देन कैश कंसिडरेशन मतलब क्या हो गया? कंपनी किसी पर्टिकुलर सर्विस के बदले या फिर किसी से एसेट परचेज की है तो उसके बदले, या फिर प्रमोटर्स को या अंडर राइटर्स को या किसी एजेंट को अगर कंपनी अमाउंट कैश में पेमेंट करने के बदले कंपनी अपने शेयर्स अगर दे देती है दैट इज कॉल्ड अदर देन कैश कंसिडरेशन। तो जब भी कंपनी कैश में इश्यू करती है शेयर्स, कंपनी जब भी केस में शेयर्स इश्यू करेगी यानी कि फॉर कैश कंसिडरेशन, तो ये अपना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है यहाँ पे। तो इस केस में कंपनी को कैश मिलेगा, दैट इज कैश कंपनी को मिलेगा, दैट इज कैश रिसीव होगा। और इस केस में सर्विसेज या फिर कोई एसेट, सर्विसेज या फिर कोई एसेट कंपनी को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट डिटेलिंग करते हैं क्वेश्चंस की। जब भी कंपनी, मतलब यहाँ पे मैं चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट करता हूं कि क्या सिनेरियो रहता है, किस तरीके से कंपनी का ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। तो अपने चार्ट फॉर्म में इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सिस्टम रहता है। ये है एक कंपनी, ये है एक कंपनी और यहाँ पे है जनरल पब्लिक। ये है कंपनी, कोई भी कंपनी का नाम ले सकते हैं अपने, ABCD XYZ वट एवर द कंपनी। एंड यहाँ पे है पब्लिक। कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स दिए, कंपनी ने
पब्लिक को शेयर्स दिए, यानी कि कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, कंपनी पब्लिक में शेयर्स इश्यू करेगी। पब्लिक एट लार्ज, कंपनी ने अपने शेयर्स यहाँ पे पब्लिक को क्या किए हैं, इश्यू किए हैं। इश्यू करना मतलब शेयर्स देना नहीं हुआ। कंपनी ने, जैसे एक शॉप होती है, वो एक डमी पीसेस अपने शॉप के बाहर डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले करना, वो आपके लिए प्रोडक्ट है ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने ऐसा बोला है कि हम इस टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय देन आइए हमारी शॉप पे और हम आपको प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो कंपनी ने शेयर्स ऑफर किया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपने शेयर्स इश्यूड, यहाँ पे सिर्फ कंपनी उनको ऑफर कर रही है। एंड आउट ऑफ द लार्ज पब्लिक, आउट ऑफ द लार्ज पब्लिक, ये जो भी पब्लिक थी उसमें दो कैटेगरी बन जाती है, इसमें दो कैटेगरी बन जाती है। एक जिनको कोई लेना देना नहीं है, दूसरे जिनको बहुत कुछ लेना देना है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी बना देते हैं, दैट इज इंटरेस्टेड पर्सन और दूसरे हो गए नॉट इंटरेस्टेड। दूसरे हो गए नॉट इंटरेस्टेड, जिनको कोई लेना देना नहीं है कंपनी क्या कर रही है उससे। तो जिनको इंटरेस्ट है वो लोग कंपनी को करेंगे एप्लीकेशन, कंपनी को करेंगे एप्लीकेशन। कौन लोग करने वाले हैं, दैट इज जो इंटरेस्टेड लोग हैं। इंटरेस्टेड का मतलब क्या हो गया, दैट पर्सन हु आर विलिंग टू बाय शेयर्स ऑफ कंपनी। जिन लोगों को मतलब है वो क्या करेंगे, कंपनी में एप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, कंपनी में एप्लीकेशन करेंगे। किस चीज की एप्लीकेशन करेंगे, शेयर्स की। तो ये जो सिस्टम रहता है, दैट इज यहाँ पे एप्लीकेशन जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। अब कंपनी फ्री में अगर शेयर्स दे रही होती तो सारी पब्लिक यहाँ पे कंपनी में अप्लाई कर देती, लेकिन कंपनी ने क्या बोला, हम पैसे लेंगे, हम पैसे लेंगे। तो उसमें दो कैटेगरी होगी, एक इंटरेस्टेड एंड एक नॉट इंटरेस्टेड। अब से फॉर एग्जांपल जनरली क्या सिस्टम होता है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि फ्री डेमो क्लासेस फॉर 15 डेज, तो 15 दिन तो काफी बच्चे रहेंगे। जैसे ही मैंने बोला कि मुझे पैसे चाहिए, फीस कॉल करूंगा, तो आधा क्राउड खत्म हो जाता है। ठीक है, जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा वो खत्म हो जाएंगे। तो अगर मैंने ऐसा सिस्टम बना दिया, इफ यू वांट टू अटेंड द डेमो बैच देन यू हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 1000 रुपीज, तो वहां पे स्क्रूटनाइजेशन हो जाएगा, वहां पे ऑटोमेटिकली वो कैटेगराइज हो जाएंगे। तो कंपनी भी क्या करती है, जब एप्लीकेशन मंगवाएगी, यानी ये वन टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, तो इसके साथ में कुछ अमाउंट कंपनी मांगेगी, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। जनरली कंपनी ये अमाउंट कम रखती है, अगर 10 रुपए का शेयर है तो 2 रुपए 3 रुपए इतना ही अमाउंट रखेगी। कंपनी को सिक्योरिटी होनी चाहिए कि ये जो एप्लीकेशंस आई हैं वो लोग रियली इंटरेस्टेड हैं कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए। अब दो लोगों के बीच में डील हो रही है, फर्स्ट वन इज कंपनी एंड सेकंड वन इज इंटरेस्टेड पीपल, इंटरेस्टेड पीपल। अब सेकंड क्या काम आता है, दैट इज जो भी कंपनी के पास में एप्लीकेशन आई, जो भी कंपनी के पास में एप्लीकेशन आई, कंपनी उन उन एप्लीकेशंस को सेलेक्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आई है। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बाद में लूंगा जब कॉन्सेप्ट आएगा तब। अभी क्या करते हैं, अभी ऐसा समझते हैं कि कंपनी को एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मिली है और कंपनी उन सारे शेयर्स को अलॉट करने वाली है, उन सारे एप्लीकेंट्स को अलॉट करने वाली है। ये जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जिन लोगों ने कंपनी में एप्लीकेशन दी है, उनको अपने बोल सकते हैं एप्लीकेंट, उनको अपने बोल सकते हैं एप्लीकेंट्स। डन।
अब बात आती है कि कंपनी एप्लीकेंट को क्या करने वाली है, कंपनी देने वाली है शेयर्स, यानी कि कंपनी अलॉट करेगी, कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी। किसको अलॉट करेगी? उन इंटरेस्टेड लोगों को, उन इंटरेस्टेड लोगों को कंपनी क्या करने वाली है? अलॉट करने वाली है शेयर्स। अब शेयर्स किस तरीके से अलॉट किए जाएंगे? तो जैसे ही कंपनी ने अलॉटमेंट किया है शेयर्स का, अब ये क्या हो गया? ये कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन हो गया। आपने एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन मनी दे दी, कंपनी ने आपको अलॉट कर दिए शेयर्स। अब अगर आप लोग 15 दिन का डेमो लेने के बाद में बोलते हो सर मजा आ रहा है पढ़ने में आपसे, अब हम क्या बोलेंगे कि बेटा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दो। आपने एप्लीकेशन मनी जो दी है वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन फीस है, 1000 रुपए, 500 रुपए। अब आपको क्या करना है? अगर आप अपना कंफर्मेशन कराना चाहते हैं एडमिशन का, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा फीस का, फीस का एक पार्ट आपको देना पड़ेगा। उसी तरीके से कंपनी बोलती है कांग्रेचुलेशंस एप्लीकेंट्स, यू आर अलॉटेड सच नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का, दैट इज अलॉटमेंट लेटर देगी, और साथ साथ में अलॉटमेंट का अमाउंट कॉल करेगी, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी ड्यू करना, दैट इज अलॉटमेंट मनी कॉल करना या अलॉटमेंट मनी ड्यू करना। अब अपने अजम्पशन करते हैं कि सारे लोग एकदम बढ़िया हैं, तो ये जो भी लोग होंगे अलॉटमेंट के बाद में, अलॉटमेंट के बाद में जो एप्लीकेंट थे ना जिनको अलॉट किए, अलॉटमेंट के बाद में उनका नाम बदल के अपने रख देते हैं, दैट इज वो कंपनी के हो गए हैं ओनर, और उनको अपने बोल सकते हैं शेयर होल्डर। जैसे ही कंपनी ने अलॉट किया, जिन लोगों को शेयर्स मिले वो कंपनी के हो गए शेयर होल्डर। ये है कंपनी के ओनर। अब शेयर होल्डर अच्छे लोग होंगे, अजम्पशन करते हैं अच्छे लोग होंगे, तो वो कंपनी को क्या कर देंगे? अलॉटमेंट का पैसा दे देंगे। अच्छे लोग हैं, अच्छी कंपनी है, अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को दे देंगे। तो ये जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन लोगों ने कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। अलॉटमेंट मनी पेड। कौन किसको पे कर रहा है? होपफुली आपको एरो से पता चल रहा होगा कौन किसको पे कर रहा है। फिर बात आती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो चुका है, अब जो बाकी अमाउंट बचा, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कॉल मनी। अब जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी, कंपनी इन लोगों से पैसे मांगेगी, जैसे जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है ऑन दैट बेसिस कंपनी उनसे पैसे मांग सकती है। तो कंपनी उनसे पैसे मांगेगी और वो लोग पैसा देंगे। तो जैसे ही कंपनी ने पैसे मांगे उसको बोलते हैं कॉल मनी, यानी अलॉटमेंट के बाद में जितना भी पैसा उन लोगों से मांगा जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। एंड अजम्पशन करते हैं सारे शेयर होल्डर आपके जैसे हैं, अच्छे हैं, और पेमेंट कर देते हैं। तो अगर पेमेंट कर देते हैं इट मीन्स अच्छे लोग हैं, कहीं पैसे नहीं डूबने वाले, तो कंपनी को पैसे दे देंगे। सो यहाँ पे कंपनी ने मांगा है कॉल का पैसा, दैट इज कॉल मनी को किया है ड्यू, मांगना मतलब ड्यू करना। एंड देन आफ्टर जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी को पैसे दे देंगे, तो जो कॉल मनी है वो शेयर होल्डर ने पे कर दी। तो यहां से अपने लेते हैं एरो और करते हैं कंपनी को पेमेंट।
क्या चीज का पेमेंट किया गया है, दैट इज कोल मनी का पेमेंट किया है, तो क्या लिखेंगे, कोल मनी पेड। किसने पे की होगी, शेयर होल्डर ने पे की होगी कंपनी को। होपफुली दिस चार्ट डिस्क्राइब एवरीथिंग। once again we are discussing, we are revising this one। कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेयर्स को ऑफर करेगी, कंपनी शेयर्स को ऑफर करेगी। किसको ऑफर करने वाली है कंपनी, कंपनी ऑफर करने वाली है जनरल पब्लिक को। पब्लिक में से जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो कंपनी को एप्लीकेशंस देंगे विथ एप्लीकेशन मनी, विथ एप्लीकेशन मनी वी आर हाईलाइटिंग हियर। ये जो अमाउंट है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिला एंड कंपनी शेयर्स को क्या कर देगी, अलॉट करेगी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होगा और जो अलॉटमेंट मनी है उसको कंपनी ड्यू कर देगी। सारे शेयर होल्डर अच्छे हैं, वो कंपनी को अलॉटमेंट मनी का पेमेंट कर देंगे। अलॉटमेंट मनी का पेमेंट करने के बाद में कंपनी को जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी उन शेयर होल्डर से पैसे मांगेगी। दैट अमाउंट इज कॉल्ड कोल मनी। तो कोल मनी जो है उसको कंपनी क्या करेगी, ड्यू करेगी। ड्यू करने के बाद में जितने भी शेयर होल्डर हैं, सारे प्यारे शेयर होल्डर हैं, अच्छे शेयर होल्डर हैं, वो कंपनी को पेमेंट कर देंगे। ये रहता है इसका पूरा सिस्टम। तो वन बाय वन अपने ट्रांजेक्शन्स को लिख के देखते हैं कि कितने टाइप के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। वन बाय वन अपने डिस्कशन करते हैं विद जनरल एंट्री। चलिए, ट्रांजेक्शन नंबर 1, शेयर offered or issued by company to जनरल पब्लिक। अगर कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए हैं, ऑफर किए हैं और वो भी जनरल पब्लिक को, तो दिस इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। दिस इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिकॉज कंपनी ने एक्चुअली शेयर्स दिए नहीं है, कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया, कंपनी ने सिर्फ एक अनाउंसमेंट किया है। लाइक मैंने एग्जांपल लिया था, एक शॉप के बाहर एक डिस्प्ले में एक डमी पीस रखा हुआ है, तो इट डजंट मीन कि वो वहां पे उस कंपनी ने बेच दिया आपको। तो उसी तरीके से ये एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हैं जिसके अंदर कंपनी का ना तो कुछ जा रहा है और ना ही कंपनी को कुछ आ रहा है। दैट इज दिस इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। दिस इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। एंड अगर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस है तो इन ट्रांजेक्शंस को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को कोई जनरल एंट्री नहीं बनती है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस इट मींस नो जर्नल एंट्री। तो ऑफर करने की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाने। ट्रांजेक्शन नंबर 2, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रहा है। कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक में, पब्लिक से जो नॉट इंटरेस्टेड वाले हैं वो तो साइड हो गए और जो इंटरेस्टेड वाले हैं उन्होंने काम किया है, एप्लीकेशन की है और एप्लीकेशन मनी दी है। आपको किसके व्यू पॉइंट से एंट्री बनानी है, ऑलवेज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी। अपने पब्लिक की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, अपने मेंटेन कर रहे हैं कंपनी की। तो कंपनी के व्यू पॉइंट से देखना है कंपनी को क्या मिल रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 एंड ट्रांजेक्शन नंबर 2, दिस इज द सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन। कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल रही है, पैसा मिल रहा है कंपनी को। तो अगर कंपनी को पैसे मिल रहे हैं और किस चीज के मिल रहे हैं, एप्लीकेशन मनी के, तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 में यहां पे लिखता हूं दैट इज नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगर कंपनी को शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई तो पैसे आए, और पैसे आए मतलब वो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। और अगर पैसे आते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, दैट इज बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। किस चीज के पैसे मिले हैं, शेयर एप्लीकेशन के पैसे मिले हैं, तो यहां पे आप लिख दोगे दैट इज शेयर
एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, ये आपका ट्रांजैक्शन हुआ, ये आपका ट्रांजैक्शन हुआ। दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज द पार्ट ऑफ capital. So we need to transfer this capital, this application money into share capital. ये जो एप्लीकेशन का पैसा मिला उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर कैपिटल के अकाउंट में, शेयर कैपिटल के अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड और एडजस्टेड, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, एडजस्टेड इन शेयर कैपिटल। से फॉर एग्जाम्पल आपसे जो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पैसे मांगे हैं, वो जो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पैसे मांगे हैं वो आपकी फीस का ही पार्ट है, तो वो मैं फीस में एडजस्ट कर दूंगा। तो दिस एप्लीकेशन मनी इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन फीस एंड शेयर कैपिटल इज कॉल्ड टोटल फीस। तो उसको मैं एडजस्ट करूंगा किसमें, शेयर कैपिटल में। तो ये जो एप्लीकेशन का मनी था दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी, उसको मेरे को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो जनरल एंट्री बन जाएगी दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट। जब रिसीव हुआ तब आपने उसको क्रेडिट किया है, जब आप उसको एडजस्ट करोगे तो उसको डेबिट करोगे, और आपकी शेयर कैपिटल जो है वो इस चीज से इंक्रीज हो जाएगी। शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो याद करो 11th क्लास में आपने मॉडर्न अप्रोच पढ़ी होगी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, आपने मॉडर्न अप्रोच पढ़ी होगी, और उसमें कैपिटल अगर आपकी इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। सर नहीं पढ़ा, सर हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं था कुछ, तो क्या करें? तो देखो यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अगर आप ऐसा करते हो कि 11th की एक जनरल एंट्री थी, फर्स्ट जनरल एंट्री, और उसके अंदर इस तरीके का कुछ था, क्या था कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप क्या लिखते थे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। तो इस ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री क्या बनती थी? सर इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री हम बनाते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर ये जनरल एंट्री हम बनाया करते थे क्लास 11th में। इसी जनरल एंट्री को हमने बनाया है अभी, देखिए कैसे बनाया। हमने क्या किया है, हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखिए यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी एक बार क्रेडिट हुआ और एक बार डेबिट हुआ, जो कट हो जाएगा। अल्टीमेटली आपकी जनरल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 11th में भी आप इसी तरीके से जनरल एंट्री करते थे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्लास 11th में आप इस तरीके से जनरल एंट्री किया करते थे। वो ही चीज है बट उसको थोड़ा सा घुमा के किया, बिकॉज 11th में ओनर डायरेक्टली बिजनेस में पैसे लगाता था, और यहाँ पे आप पब्लिक से पैसे मांग रहे हो, तो जैसे पैसे आएंगे वैसे आपको जनरल एंट्री करनी है। ट्रांजेक्शन नंबर 3, यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या आया,
थर्ड पॉइंट आया, शेयर अलॉट किए हैं और अलॉटमेंट मनी ड्यू की है। ये जो ट्रांजैक्शन है, शेयर का अलॉटमेंट करना और अलॉटमेंट मनी ड्यू करना, ये दोनों एक ही दिन होंगे, एक ही दिन होंगे। तो जिस दिन आपने शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू की, तो ड्यू करने की आपको जनरल एंट्री बनानी है। सर ड्यू करना मतलब क्या हुआ? आप सामने वाले को बोल रहे हो, डियर एप्लीकेंट, नाउ यू आर शेयर होल्डर ऑफ माई ऑफ योर कंपनी। अपनी तो नहीं बोल सकते, शेयर होल्डर वो हैं तो उनकी कंपनी। आप अपनी कंपनी के मालिक हो चुके हो, आपको इतने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए हैं, कृपया करके आप हमको इतना अमाउंट जो है वो पे कर दीजिए। आपने पैसे मांगे, दैट मांगना इज कॉल्ड ड्यू करना। वो ड्यू करना मतलब शेयर होल्डर आपको पैसे देंगे फ्यूचर में, फ्यूचर में पैसे देंगे। और शेयर अलॉटमेंट का जो अमाउंट है, या कॉल का जो अमाउंट है, या जो एप्लीकेशन का अमाउंट है, वो सारा का सारा आपका किसका होता है? कैपिटल का पार्ट होता है। इसी तरीके से जिस तरीके से सो अलॉटमेंट ड्यू करने की जो जनरल एंट्री होगी, अब आप शेयर होल्डर से पैसे मांग रहे हो, तो वो आपको पैसे देंगे फ्यूचर में, तो आपको यहाँ पे एक एंट्री बनानी पड़ेगी, दैट इज नंबर 3 ट्रांजेक्शंस, अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रहे हो। अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रहे हो मतलब शेयर कैपिटल आपको इंक्रीज करनी है और अलॉटमेंट का पैसा आपको मांगना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो उसको अपने करते हैं क्रेडिट। तो ये आपकी अलॉटमेंट की एंट्री होगी। नेक्स्ट आता है, दैट इज शेयर अलॉटमेंट कर दिया। नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शन नंबर 4, दैट इज शेयर होल्डर है बड़े प्यारे और अच्छे भले लोग हैं, उन्होंने अमाउंट दे दिया है, तो कंपनी को पैसे मिले, तो कंपनी एंट्री करेगी, दैट इज शेयर अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को मिला। तो शेयर अलॉटमेंट का अगर पैसा कंपनी को मिलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अगर अलॉटमेंट मनी कंपनी को रिसीव होती है तो क्या होगा? कंपनी को पैसे मिलेंगे, दैट इज बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ता है, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और क्या चीज के पैसे मिले हैं आपको, वो लिखना पड़ेगा, दैट इज शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिला है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज अपने चार्ट पे आते हैं वापस से। फिर कंपनी ने किया कॉल अमाउंट ड्यू, ट्रांजेक्शन नंबर 5, कॉल अमाउंट ड्यू किया है। तो कॉल अमाउंट ड्यू करने पे क्या जनरल एंट्री बनेगी? तो कॉल अमाउंट ड्यू करना मतलब क्या हुआ, यानी कि कॉल ड्यू करेंगे, इट मीन्स कंपनी पैसा मांग रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज शेयर कॉल मनी ड्यू। कंपनी ने कॉल किया है पैसा और कंपनी बोल रही है शेयर होल्डर्स प्लीज पे द कॉल मनी। तो प्लीज पे द कॉल मनी को अगर जनरल एंट्री की फॉर्म में बोला जाए तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे जैसे शेयर होल्डर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लिखा था, उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे शेयर कॉल अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है, चार्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 6, दैट इज कंपनी के शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया है कॉल मनी का।
तो कॉल मनी पेड, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आ जाएगा आपका, दैट इज नंबर 6, कॉल मनी रिसीव्ड। अगर अमाउंट कंपनी को मिलता है तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट। सो ये फंडा क्या है, ये फंडा क्या है? कंपनी की जितनी भी कैपिटल होती है, कंपनी की जितनी भी कैपिटल होती है, आर क्लासिफाइड इनटू सम स्मॉल पार्ट, सम स्मॉल पार्ट, दैट इज कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल जो है वो स्मॉल पार्ट में डिवाइडेड रहती है, स्मॉल पार्ट में डिवाइडेड रहती है, that each part is known as, and each part is known as share. Each part is known as share. एक शेयर की जो प्राइस है, एक शेयर की जो प्राइस है वो कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी एक साथ में मंगवाना चाहती है या अलग अलग मंगवाना चाहती है। इफ कंपनी वॉन्ट, जैसा कि अपन ने क्वेश्चन में किया अभी कि अलग अलग मंगवा रही है, तो कंपनी अगर अलग अलग मंगवाती है तो कंपनी पे डिपेंड करता है कंपनी कितने पार्ट में मंगवाना चाहती है। अपन ने जो क्वेश्चन किया उसमें बेसिकली अपन ने लिया है सिर्फ 3 पार्ट, दैट इज फर्स्ट वन इज शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड वन शेयर अलॉटमेंट, एंड लास्ट वन दैट इज शेयर कॉल। अगर कंपनी चाहती है कि वो 4 पार्ट में मंगवाए तो शेयर कॉल को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। अगर कंपनी चाहती है कि 5 पार्ट में मंगवाए तो शेयर कॉल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो 3 पार्ट शेयर कॉल के और शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट मिला के टोटल हो गए 5 पार्ट। तो जितना कंपनी पे डिपेंड करता है, मतलब जो भी चीज है वो सारी कंपनी पे डिपेंड करती है कि कंपनी शेयर की जो प्राइस है उसको कितने पार्ट में कवर करना चाहती है, कितने पार्ट में कॉल करना चाहती है, एंड जो शेयर की फेस वैल्यू होगी उसी चीज को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, फेस वैल्यू को डिवाइड करना है। तो कंपनी अगर चाहती है फॉर एग्जाम्पल 2 पार्ट में कॉल करना, 2 पार्ट में कॉल करना चाहती है कंपनी, तो फर्स्ट पार्ट इज नोन एज फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल, एंड लास्ट वन इज नोन एज फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। अगर कंपनी 3 पार्ट में मंगवाती है तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड लास्ट वन इज कॉल्ड फाइनल कॉल। अगर कंपनी सिर्फ एक कॉल मंगवाती है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों एक साथ में आ जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग। इसके बेसिस पे कंपनी अपने शेयर्स का पैसा मंगवाएगी अपने शेयर होल्डर से। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो एक्सप्लेन करता है कंपनी के एप्लीकेशन मनी को, कंपनी के एप्लीकेशन मनी को। सर क्या 9 रुपए एप्लीकेशन मनी पे मंगवा सकता हूं? कितना मंगवाना है मुझे, क्या ये चीज कहीं पे लिखी हुई है? कितना अमाउंट मुझे एप्लीकेशन पे मंगवाना है? तो इसके बारे में 2 बातें हैं, इसके बारे में 2 बातें हैं, 2 अलग अलग जगह पे। नंबर वन,
जो कि कंपनीज एक्ट ने बोला है। किसने बोला है? कंपनीज एक्ट ने। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 2, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 2, उसके अंदर बोला है कि मिनिमम, क्या बोला? मिनिमम आपको 5% ऑफ फेस वैल्यू, 5% ऑफ फेस वैल्यू आपको मांगना है एप्लीकेशन का, 5% ऑफ फेस वैल्यू। सेकंड आता है आपका दूसरा व्यू पॉइंट, और वो बोलता है इसकी साइड से, दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी बोलता है कि मिनिमम दैट इट शुड नॉट बी लेस देन, ऐसा बोला है, यानी कि मिनिमम 25% ऑफ इश्यू प्राइस। सर दोनों की बात माने, एक की बात माने, किसकी बात माने? तो कंपनीज एक्ट बोलता है या तो मुझे फॉलो कर लो या फिर सेबी ने जो बोला उसको। इट्स लाइक दैट, मम्मी की बात मानो या पापा की, मम्मी की बात मानो या पापा की, या दोनों की। तो दोनों की तो पॉसिबल नहीं हो सकती, तो दोनों में से एक की अगर आप बात मान लेते हो तो दादाजी डांटेंगे नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या बोला कि कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 बोलता है 5% ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 10 रुपए है तो 10 रुपए का 5%, अगर 100 रुपए है 100 रुपए का 5%, कम से कम बोला है, मिनिमम बोला है। एंड सेबी बोलता है इश्यू प्राइस का 25%। इश्यू प्राइस मतलब 100 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपए से ज्यादा भी हो सकता है अगर प्रीमियम पे इश्यू करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें आती है, दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग बातें बोली गई है। दैट इज कंपनीज एक्ट ने बोला 5% ऑफ द फेस वैल्यू। क्या सर हमको सेक्शन याद रखना है क्या? तो एग्जाम में आपको नहीं पूछते हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है। एंड सेबी ने बोला है 25% ऑफ द इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस का 25% आपको करना है, एटलीस्ट एप्लीकेशन मनी पे इतना अमाउंट आना चाहिए। ये जो चीज बताई है ये एप्लीकेशन मनी के बारे में बोला है, इतना अमाउंट आपका होना जरूरी है, दैट इज दिस अमाउंट इज ऑन एप्लीकेशन। इतना अमाउंट एप्लीकेशन मनी पे आ जाना चाहिए। आगे देखते हैं कि आगे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कंपनी के बारे में। आगे क्या बातें बोली गई है कंपनी के बारे में कि कंपनी किस तरीके से पैसे मांग सकती है और किस तरीके से पैसे आएंगे। अब यहाँ पे ये मिनिमम क्राइटेरिया बोला आपने, मिनिमम क्राइटेरिया बोला है, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी 5% या 25% मिनिमम मंगवाए। कंपनी पूरा का पूरा पैसा भी मंगवा सकती है। इफ कंपनी वांट्स कि पूरा पैसा फेस वैल्यू या इश्यू प्राइस पूरी एक ही टाइम पे आ जाए, एप्लीकेशन के साथ में आ जाए। काफी जगह पे ऐसा होता है लाइक कि आपकी 20,000 की फीस है तो 20,000 डिपॉजिट करो, उसके बाद में बीच में बैठना होता है। ठीक है, वहां पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं होता, पूरा का पूरा पैसा एक साथ में पे करो, उसके बाद में आप बीच में बैठना, बीच अटेंड करना, तो उस सिचुएशन को अपने बोलते हैं लमसम। तो हियर आई एम क्लासिफाइंग द अमाउंट पेबल इन टू कैटेगरीज। number one that is called lump sum, and number two in installment. In number one that is lump sum and number two in installment। अगर आप पूरा पैसा एक साथ में मंगवा लेते हो
यानी कि एप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इन लमसम। जो भी अमाउंट पेएबल है, इश्यू प्राइस जो भी है, अमाउंट पेएबल लमसम या फिर आपका इंस्टॉलमेंट में, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कंपनी किस तरीके से मंगवाएगी। अगर कंपनी चाहती है कि लमसम, तो कंपनी लमसम मंगवाएगी। अगर कंपनी चाहती है कि इंस्टॉलमेंट में मंगवाना है तो इंस्टॉलमेंट में मंगवाएगी। तो बेसिकली अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल, शेयर की इश्यू प्राइस जो है, शेयर की फेस वैल्यू जो है वो है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज। कंपनी वॉन्ट्स कि 100 रुपीज पूरा का पूरा एक साथ में मंगवा लें, तो लमसम में पूरा का पूरा एक साथ में एप्लीकेशन पे अमाउंट आ जाएगा, एप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा आ जाएगा। एंड कंपनी चाहती है कि नहीं हम इंस्टॉलमेंट में मंगवाएंगे, तो ये जो 100 रुपीज हैं वो आपके एप्लीकेशन पे से फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज, फिर अलॉटमेंट पे अलग अमाउंट मंगवाओगे, दैट इज ऑन अलॉटमेंट से फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज, एंड ऑन कॉल जब कॉल करेंगे तब जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 20 रुपीज। इंस्टॉलमेंट में मंगवाना है तो 2-3 कैटेगरीज बनेगी। अगर एक साथ में मंगवा रहे हो तो पूरा एक साथ में पैसा आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट वाला जो सिस्टम था वो अपन ने ऊपर देख लिया, बट आपको बेसिकली जो लमसम वाला है वो एक अपने को देखना पड़ेगा कि लमसम के टाइम पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। जब भी कंपनी लमसम मंगवाती है, जब भी कंपनी लमसम अमाउंट मंगवाएगी तो कंपनी को पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। बाद में अलॉटमेंट वाला लफड़ा नहीं होता। सो दैट अलॉटमेंट भी उसी टाइम पे आपको शो करना है। तो जब कंपनी को अमाउंट रिसीव होगा, तब जो जर्नल एंट्री आप बना रहे थे, दैट इज आपने जो पहले देखा था, दैट इज जनरल एंट्री जो बनी थी वो आपकी बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फाइन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही चीज लिखनी है, बट अलॉटमेंट का यहाँ पे ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, पैसे आए बैंक कंपनी के पास में, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब लमसम मंगवाओगे तो अलॉटमेंट को भी यहाँ पे मेंशन करना है। बच्चे जनरली गलती करके आते हैं, छोटा क्वेश्चन आता है कि लमसम अमाउंट मंगवा लिया, तो बच्चे सिर्फ एप्लीकेशन लिख के आते हैं, तो नंबर वहां पे कट हो सकते हैं आपके। तो अलॉटमेंट वहां पे जरूर मेंशन करें, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब सेकेंड वन, दैट इज इस अलॉटमेंट और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो आपको शेयर कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इसको अपने बोलेंगे जब अलॉटमेंट आप करोगे, या फिर जब आप शेयर्स को एप्लीकेशन का अमाउंट रहेगा उसको एडजस्ट करोगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाएगा तब क्या करना है, जब अलॉटमेंट किया जाएगा तब क्या करना है। तो आप ये जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है, ये जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट था वो ऊपर क्रेडिट किया था, तो अब आपको क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन एंड
allotment account debit to share capital account। एक चीज ध्यान रखें, शेयर लिख रहे हैं तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स तो जरूर मेंशन करें इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर प्रेफरेंस शेयर बोला है जरूर मेंशन करें प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कुछ नहीं बोला है तो सिर्फ शेयर्स लिख सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं या प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हैं तो आपको बट ऑब्वियस वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि क्या चीज है वो।